थिंग्स विच वी हैव डन इज इम्पोर्टेंट कि आप यहाँ पर याद करें सर। तो पहला चैप्टर में आपने जो मिस किया है कृष्णा इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जहाँ पर व्हाट वी स्टडी इज़ अबाउट द डेफिनेशन, वी स्टडी अबाउट हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बुक कीपिंग, certain reasons or objectives of accounting, which if you remember were primarily two: to ascertain the net worth of a person or a company and to know the profitability. दो अलग चीज़ें हैं. The second aspect that you study or the second chapter that we talked about were basic accounting terms. So basic accounting terms में हमने बात क्या क्या कौन से terms की थी बताइए ना थोड़ा. सबसे पहले क्या किए थे हम लोग? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट. क्या अंतर था? किसी को याद है कि किसी कोई पढ़ के नहीं आया? सच सच बताइए, कोई नहीं पढ़ के आया. इवेंट क्या है? एंड ट्रांजैक्शन इज एनीथिंग दैट इम्पैक्ट्स योर एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एन एक्सपेंस, राइट. उसके बाद हमने सारे एसेट्स के बारे में बात किए थे. टैंजिबल, इंटैंजिबल, फिक्टिशियस, करेंट, फिक्स्ड. वंशिका, हमको कुछ खबर मिला. You are absolutely correct in calling research and development and fictitious asset. Just Google it, you will get your answer. स्कूल में हमको सुनने में आया कि आपको मना कर दिया गया. इंटेंजिबल एसेट का ना एक रीसेल वैल्यू होता है सर. पेटेंट, कॉपीराइट, इनको बेचा जा सकता है. लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एक्चुअली में कोई एसेट है नहीं. इनका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है. तो एक लॉस है, एक खर्चा है जिसको आप कैपिटलाइज कर रहे हैं. हाँ, तो अगर आप कभी एक ऐसा एसेट, एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो एक्चुअली है तो खर्चा, पर आपको बेनिफिट वो फ्यूचर का देगा. तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एडवर्टीजमेंट का. हैवी एडवर्टीजमेंट आप करते हैं, सो उसके बदले कोई फिजिकल एसेट आता है क्या? पर फ्यूचर में इसका बेनिफिट आने वाला है. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग जनरली क्या करते हैं, या तो अगर पूरा पैसा खर्चा हो जाए तो उसको हम लोग एक्सपेंडिचर बोल देते हैं. लेकिन अगर हम लोग उससे कोई एक नया आविष्कार करते हैं तो हम उसको कैपिटलाइज करते हैं. कैपिटलाइज करने का मतलब मैम फिक्टिशियस एसेट ट्रीट करते हैं. फिर हमने लाइबिलिटीज़ के बारे में बात किया होगा. क्या था लाइबिलिटीज़ का कहानी, बोलेंगे? वेरी गुड. एनी अमाउंट दैट द फर्म ओज टू द पीपल. दिस पीपल हैज टू बी राम श्याम घनश्याम ओनली, और इट कुड बी एन आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल, लाइक रिलायंस, RKC. Any person, whether actual, real or created by the law, would be a person here, है ना. There are three types of liabilities that we will study later on. One is called the real accounts. Real liabilities, people. तो जैसे रोहिन, वर्णिका, वंशिका, प्रतीक एट्सेट्रा, ये लोग हैं, रियल में लोग हैं. दूसरे होते हैं आपके आर्टिफिशियल पीपल, RKC, रिलायंस, टाटा, बिरला. नॉट द पर्सन, द कंपनी. And third type you will study is called the representative personal accounts. For me, students. So instead of saying Girik's name, instead of saying Rhythm's name, I can just club them into students. Instead of saying मतलब सैलरी बाकी है वंशिका को देना, सुनीति को देना, विदिशा को देना, I can simply say my salary is outstanding. So outstanding salary को मैं representative personal account बोलता हूँ, क्लब कर देता हूँ. कई बार हम लोग क्लब करके भी बातें करते हैं. दैट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी. थ्री टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज जनरली. क्या क्या बोलिए तो? एक्चुअल पीपल, रिप्रेजेंटेटिव पीपल, एंड तीसरा आर्टिफिशियल पीपल. चलेगा? और क्या क्या बात हुआ था उस दिन? लाइबिलिटीज़ को भी ब्रेक किए थे हम लोग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में. करेंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया बहुत बाद पे पैसे देने हैं, जनरली एक साथ. एंड करेंट मतलब विद इन अ फ्यू मंथ्स, अगर आपको किसी को लाइबिलिटी में पे ऑफ करना है. फिर अगर मेरे को जितना याद रहा, इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लाइबिलिटी, ये चार चीज़ तो हम लोग हर क्लास में बात करते हैं. हाँ, फिर तीसरा चैप्टर स्टार्ट किए थे हम लोग. थर्ड चैप्टर चालू किए थे हम लोग, और हम लोगों ने बोला था कि हमारा ये जो चैप्टर का नाम है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो सर यहाँ तक बात आप मिस किए. पहला हमने अजम्पशंस के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बात किया था गोइंग कंसर्न के बारे में. ये ना हम लोगों को हेरिटेज वाले कृष्णा बताएंगे. गोइंग कंसर्न क्या था सर? गोइंग कंसर्न मतलब आपका एक बिजनेस है, तो गोइंग कंसर्न ये होता है कि आप इतना एक्सपेक्ट करते हो कि बिजनेस इतना देर चलेगा. कितना देर चलेगा? जितना फॉर इटर्निटी. हाँ, इटर्निटी की जगह परपेचुइटी.
business will not come to an end is an assumption that we take while not doing business, while accounting for transactions. तो आज आप बिजनेस में हमेशा ये सोचेंगे कि आप आगे ही बढ़ेंगे. देयर इज नाइदर द नीड नॉट द नेसेसिटी टू कर्टेल द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, है ना. इससे क्या सबसे बड़ा योगदान है? वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एसेट एंड एन एक्सपेंडिचर ओनली बिकॉज ऑफ दिस. आज आपका एक फ्यूचर है तभी एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. सर आपसे एक क्वेश्चन था. जरूर सर. सर ड्यूरिंग अ क्राइसिस अगर हम एक एसेट खरीदे जो एक्सपेंस होता है, एसेट खरीदे जो एक्सपेंस होता है, हम समझे नहीं. क्राइसिस के समय एक्सपेंस हो जाता है ना एसेट, वो क्राइसिस आपकी गोइंग कंसर्न की इम्पैक्ट करता है, हाँ, तब सर खर्चा हो जाता है. खर्चा हो जाता है. और जब क्राइसिस खत्म हो जाता है तो खर्चा आप इस एसेट नहीं सर, जब आप खरीदे तब इंटेंशन क्या था? एक्सपेंस. तब वो खर्चा ही रहता है. अब जब आप नया खरीदेंगे तब आप उसको एसेट या एक्सपेंस पे क्लासीफाई करें. उस टाइम क्या आपके पास गोइंग कंसर्न था? उसका क्वेश्चन समझिए. भैया हम वो हैं मुन्ना भाई MBBS में, वो जो मरने वाला होता है, क्या नाम है? जिमी शेरगिल. देखे थे पिक्चर? देखे मुन्ना भाई MBBS में एक तो आदमी मरने वाला था. हाँ हाँ जहीर, जो एक्टर प्ले कर रहे हैं उनका नाम जिमी शेरगिल है. अब पता चला कि उनका होने वाला है टाइम अब, तो एक गाड़ी ले लेते हैं. उस टाइम पे वो बोल रहा है क्या लेंगे आप उसको? हम तो बोले कि भाई फ्यूचर ही नहीं है उसका, वो गाड़ी का खर्चा ही मानेगा. भैया वो बच गया तो वो गाड़ी के एसेट बन जाता है. नहीं खरीदते समय क्या था? अब अगर कोई गाड़ी लेता है तब उसका एसेट क्लासिफिकेशन आता है ना. हम लोग ही क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. तो ट्रांजैक्शन तो तब था जब गाड़ी खरीदे थे. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स नहीं दे पाएंगे आप. क्लियर है सर? कंसिस्टेंसी क्या बोले थे कृष्णा, DAV वाले कृष्णा? देखना पड़ रहा है, पढ़े नहीं है. कंसिस्टेंसी बोलता था कि जितना भी आप अजम्पशन, जजमेंट या कोई भी एक अजम्पशन लेते हैं, उन अजम्पशंस को आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करें. आज कुछ कल कुछ ये ना करें, है ना. फॉर एग्जांपल अगर आप LSA चूज़ किए हैं तो आप LSA ही रखें. कभी SBGS, कभी अशोक हॉल, कभी दूसरा स्कूल. ये कंसिस्टेंसी नहीं कहलाएगा. भैया अगर कर रहे हैं तो डिस्क्लोज कर दीजिए. ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, पर अगर कर रहे हैं इनकंसिस्टेंसीली आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप मेंशन कर दीजिए. क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है पूरे अकाउंट्स में सर. सिर्फ एक्सपेंस. ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन अकर. तो जेवियर्स वाले कृष्णा जी, हमारे ना एक रूल है क्लास में, एक रूल रखते हैं हम लोग कि पहला 3 क्लास मैं मानता हूँ बच्चे के लिए ट्रायल होना चाहिए. कि आज अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको दूसरा ट्यूशन भी ऑप्शन में रखना चाहिए कि आप आए हैं, दूसरा जगह देखे हैं, आपको ये पसंद आया इसीलिए आप ज्वाइन कर रहे हैं. ये नहीं कि मजबूरी में आप आ गए हैं, कोई रेफ़र किया तो बैठना ही पड़ जाए. तो आज मेरे लिए ना जैसे ही बच्चा का 3 क्लास ख़त्म हो जाता है, मैं मान लेता हूँ कि ये बच्चा से मेरा कमाई हो गया. अगर 4था क्लास में आप मेरे सामने बैठे हुए दिखते हैं हमको, तो हम ये मान लेते हैं कि हम पैसा कमा लिए. अब गिरिक के बारे में हम आपको बताएं, वो जो LSA वाले गिरिक हैं, वो 4 क्लास का वेट नहीं किया, वो दूसरा क्लास में ही हमको एडवांस दे दिए. भैया पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट ये है कि मैं तब भी यही मानता हूँ कि जब तक वो 4 क्लास कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो स्टूडेंट नहीं बना है. तो जब तक वो 4 क्लास नहीं कंप्लीट होता है ना सर, मैं उसको एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करता हूँ, इनकम की तरह नहीं. तो हुआ क्या, मैंने बेचारे को वादा किया कि मैं अकाउंट सी को दोनों पढ़ा रहा हूँ, ISC को. तो उसने बेझिझक होकर 1600 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए. ISC इकोनॉमिक्स में दोनों सब्जेक्ट के 1600 है, उनका 1 वीक होता है इको. तो 1600 उन्होंने ट्रांसफ़र करवा दिया. अब आप बताइए ना सुनीति, मैंने ना एक क्लास नहीं दिया बेचारे को. हम ये 1400 रुपये तो अकाउंट्स का है, 200 रुपये इको का है, हम इसको इनकम मान लें? क्यों? अभी तक तो पढ़ाई नहीं है. तो हम उसको क्लास के बिगिनिंग में बोल रहे थे, अगर आप सुन पा रहे हैं, हम आपको वापस कर देंगे, है ना. या तो वापस कर देंगे या अगला महीना का फीस में 1400 ले लेंगे, इको नहीं लेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम. सपोज हम एडजस्ट कर देते हैं और 1400 लेते हैं, नेक्स्ट मंथ हम उनसे कमाते कितना है? 1600. सर्विसेज कितने का दे रहे हैं? 1600 का. अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश को प्रेसिडेंस नहीं देता है. वो कितना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? अभी 1,
तो इस मंथ में उनसे कितना रुपया कमाया हूँ, मिला लेकिन 1600 है, तो 200 रुपया इनकम मत ट्रीट करिए, लाइबिलिटी ट्रीट करिए। अगला महीना वो कितना देंगे, 1400, लेकिन वो सर्विस कितना सब्जेक्ट का ले रहे हैं, तो इनकम नेक्स्ट मंथ कितना होना चाहिए, 16। आपकी जीवन में ही आपको ये दिख जाएगा, नया एग्जाम्पल निकालने का जरूरत नहीं है। एवरी डे टू डे एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग, it will come right in your face and you will just have to apply what you have learnt, that's it, और कुछ नहीं करना है ना। मैम आप सोचते मतलब पूछे थे तो आप लोग की क्लास में पूछने का मौका नहीं मिला, टाइम जोन में जाते हैं क्या, कार्ड है, कुछ बैलेंस है, लेंगे नहीं, घबराइए मत। सोचिए 500 रुपया है, खर्चा हो गया आपका 500, हो गया खर्चा, कार्ड में तो हो गया खर्चा, एसेट है वो, अभी तक खर्चा कहाँ हुआ है। सोचिए नहीं करते हैं, वापस नहीं मिलेगा, तो फ्यूचर हाँ मिलता है मैम, आप चलिए हम आपको दिलाएंगे, आप चलिए ना, हम दिलाते हैं आपको, हम आपको दिलाएंगे, आप चलिए। बहुत झगड़ा किया हम इसको लेकर, आप चलेंगे ना मेरे साथ, आप मेरे साथ चलिएगा, हम 1 रुपया कम दिलाएंगे आपको, चलेगा। हम बाहर खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे 499 में कार्ड चाहिए। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उससे ही लेना जरूरी है क्या। अंकुश आ रहा है टाइम जोन में, सुनना भाई 490 रुपया देगा, लेगा, बोला मेरा 10 रुपया बच जाता है ना, सिंपल सा बात है। नहीं सोच कर देखिए, जरूरी है हमको उसी से वापस चाहिए क्या पैसा। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब गाड़ी लेते हैं, जिससे गाड़ी लिए उसी को बेचेंगे, दूसरा आदमी को भी तो बेच सकते हैं। जब चल मन होगा हमको बेच दीजिएगा, हम क्यों आप उसको दे, आपका तो पैसा खर्चने का मन नहीं है, अब 500 रुपये क्यों अटका के रखेंगे आप। सोचिए आपका मतलब शॉर्ट ऑन कैश चल रहे हैं और बच्चा को लेके गए आप, कोई रिलेटिव का मतलब 10,000 रुपये भरा दिए, अब पता चला बच्चा वो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो जीवन में पैसा नहीं आएगा आपके हाथ में। वंचिका जैसे लोगों को पकड़िए बाहर और बोलिए 11,000 रुपये देंगे क्या, 10,000 के कार्ड का, खुशी खुशी दे देंगे। उसमें थोड़ा सा वो कुछ डायग्राम वायग्राम बना दीजिएगा, कोई एलवी उलवी लिख दीजिएगा उसमें, बस खत्म बात। लुई विटॉन का कार्ड है, लिमिटेड एडिशन, 2 मिनट में ले लेंगी, है ना। MK माइकल कॉर्स, माइकल कॉर्स भी बहुत महंगा ब्रांड है मैम। अच्छा कंपैरिजन, ठीक है। हमको देखिए आता नहीं है ये सब, तो क्या है MBK, MBK तो बैंकॉक में है, तो अब मतलब समझे नहीं है। अच्छा बहुत दूर है, ठीक है, सॉरी सर गलती हो गया। चलिए देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे थे। ये क्या थे, कॉन्सेप्ट्स की अजम्पशंस, क्या पॉसिबल है कि नहीं है वर्णिका की कुछ लोग ये फॉलो ना करें। तो बस बोल रहा है पॉसिबल है सर, कि कोई कारण की वजह से आप इस साल नहीं कर पाए, बता दीजिए, है ना, ताकि जो ये सवाल मतलब जो आपके अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कोई आपके रिकॉर्ड्स कोई देख रहा है, वो समझ जाए कि देखिए ये जनरली ऐसा नहीं होता है, कुछ कारण है इसीलिए ये गोइंग कंसर्न हिट किया है, कोई कारण है इसीलिए हम कंसिस्टेंट नहीं थे, मत करिए रिदम। फिर आते हैं कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स आज कंप्लीट हो जाएंगे, 3 ही हुए हैं, बाकी टोटल बुक में देखिएगा ना 17 तो है, इसको मिला के मतलब 14 कॉन्सेप्ट्स हैं, पर छोटे छोटे हैं। तो आज ये घंटा भर में हमको लगता है हो जाएगा, हाफ एन आवर में हम आपके साथ अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। तो आज का टारगेट यही है, क्या सारा रिवीजन कर दिए, और कॉन्सेप्ट्स का बस एक बार याद दिला दीजिए, कौन कौन से आपको कराए हैं। नहीं, सबसे पहला कौन सा कराया, बिजनेस एंटिटी। रुक जाइए, बताइए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ना। तो आप अच्छा भूल गए, हम वंचिका फीस दिए थे ना, हमको दिए थे, किसको दिए थे, RKC को दिए थे भैया, हमको नहीं देते हैं आप फीस। आप हमसे नहीं पढ़ने आते हैं, आप इंस्टीट्यूशन से पढ़ने आते हैं, है ना। अब कोइंसिडेंटली क्या है ना, विच आई एम वर्किंग ऑन, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय हम ही हैं। पढ़ा भी कौन रहा है, ओनर कौन है, और मैनेजमेंट भी हम बन गए हैं। अब जनरली देखिए आपके स्कूल में ये तीनों अलग अलग काम करते हैं, पढ़ाता एक टीचर है, ओनर अलग है, मैनेजमेंट अलग है।
तो इसीलिए आपको क्लैरिटी में दिखता है, अच्छा हाँ हम ना LSA में पढ़ते हैं, लक्ष्मीपत सिंघानिया जी से नहीं पढ़ते हैं। समझ रहे द डिफरेंस? तो आपको क्लियरली दिखता है, बट क्योंकि आप हम ही को देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं नहीं यही रोहन खन्ना ही RKC है। द आंसर इज नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस का बनता है, रोहन खन्ना का नहीं बनता है। सारा इनकम्स किसका देखा जाता है? RKC का। सारा एक्सपेंस बिजनेस का होता है। क्या कभी कभी आप जो फीस देते हैं उससे हम जाके अपना पर्सनल एक्सपेंस नहीं करते हैं? जरूर करते हैं उसको, लेकिन खर्चा नहीं बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। हम अगर आपके फीस से आलू टमाटर भिंडी प्याज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि RKC का वो खर्चा है, तो वो गलत है। आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस का प्रॉफिट निकालने के लिए बिजनेस की इनकम्स माइनस बिजनेस एक्सपेंस करना चाहिए। तो बच्चा बोलता है भैया पर हम कमाते तो आलू भिंडी प्याज के लिए ही है। हाँ पर खर्चा तो मत बोलिए ना सर उसको। आप लीजिए, निकालिए अपना बिजनेस से जितना ड्राइंग्स करना है करिए, कोई नहीं रोक सकता, आप ही का तो बिजनेस है। लेकिन उसको आप एक्सपेंस मत बोलिए, उसको आप विड्रॉवल ऑफ कैपिटल बोलेंगे। इससे सबसे बड़ा योगदान क्या था देविशा? इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, ओनर इज द लाइबिलिटी, मतलब कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, है ना। सेकंड क्या किए थे सर? मनी मेजरमेंट। ये सबसे आसान था नहीं? क्या बोलता है ये अंकुश? हेलो, हाँ नहीं नहीं बोलेगा, रुको ना। सारा ट्रांजैक्शन जो मनी और मनी इज वर्थ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है सिर्फ वही लिख सकते हैं, है ना। सौरा बोल रही है कि भैया या गजब पढ़ाते हैं, हम भैया की बहुत इज्जत करते हैं। रिकॉर्ड कर पाएंगे ये इज्जत? नहीं कर पाएंगे, है ना। आपके घर में कभी हुआ होगा मम्मी बाहर गई, पापा बाहर गए और बोले हम आ रहे हैं बेटा और आपके लिए कुछ लेके आ रहे हैं, और गए और क्या लाए मम्मी पापा? ढेर सारा प्यार। हमको नहीं चाहिए प्यार, सामान क्या लाए हैं आप, है ना। कभी तो जीवन में चिढ़ के बोले होंगे कि प्यार ठीक है पापा मम्मी बहुत अच्छा लगा, पर कुछ मटेरियल चीज बताइए क्या लाए हैं। कैश, है ना। हम आपको बता रहे, मतलब 6-7 साल के थे, मेरे नाना जी हमको बोले कि ये लो बेटा 5 रुपए का चॉकलेट, 5 रुपए दिए, बोले चॉकलेट लो। हम बोले नाना जी आज भी हमको बात सुनाते हैं। मेरी बेटी को जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी मेरे नाना जी पक्का उनको ये बोलेंगे ही बोलेंगे कि हम उनको पता है क्या बोले, 5 रुपए में चॉकलेट नहीं आता नाना जी, तो स्टैंडर्ड बढ़ाइए अपना, 10 रुपया दीजिए। हम 6 साल के थे सिर्फ। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, प्यार मोहब्बत, लॉयल्टी, डेथ ऑफ अ पार्टनर, बर्थ ऑफ एन एम्प्लॉई, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, इट इज नॉट, है ना। सोचिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं और बाहुबली की तरह आज आपके घर उधर एक एम्प्लॉय पैदा होता है जो 20 साल बाद ज्वाइन करेगा आपको, भाड़ में जाए भाई, जब ज्वाइन करेगा तब लिखेंगे। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मॉनेटरी का मतलब कैश नहीं है, हम ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं। मनी और मनी इज वर्थ, दैट इज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अग्रीड सर? लास्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी एंडेड आवर क्लास ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट? The assets are to be recorded in the value they were acquired in. कहानी में ट्विस्ट करें सर थोड़ा, अक्वायर्ड और परचेज का अंतर समझिए। अभी रिसेंटली सर ये 60,000 रुपये का हम एसी लिए हैं। अब चोर लोग करता क्या है, पहले ना इंस्टॉलेशन फ्री होता था, अब इंस्टॉलेशन पाइप ये सब का खर्चा भी लगा, लगभग 3,500-4 हज़ार रुपया। हम आपसे पूछ रहे हैं हम एसी का वैल्यू कितना रिकॉर्ड करें? 64,000। पर परचेज तो 60 का किए थे। बोल रहा है एसेट को तैयार करके रेडी करने का जो भी खर्चा है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के तहत आप पूरा लिखेंगे। इसीलिए मैम जब भी गाड़ी लेते हैं ना 2 कॉस्ट होता है, एक शोरूम, ऑन रोड। हम प्राइस ऑफ कार क्या बोलते हैं, कितने का पड़ा ऑन रोड। How much did you pay मैम? Please record it for 20. हिस्टोरिकल कॉस्ट भी वही बोल रहा है, मनी मेजरमेंट भी वही बोल रहा है। माई फीस फॉर यू इज 2 लाख रुपीज पर मंथ, बट बिकॉज यू आर सच अ नाइस पर्सन इट इज 2,000 रुपीज पर मंथ. So I am giving you a discount of 1,98,000 rupees per month. Does it even matter? It's all a scam.
भैया इट कॉस्टेड मी 2000, आई विल रिकॉर्ड 2000. सो आज तक आपने जितना भी डिस्काउंट देखा है ना मैम, वो डिस्काउंट हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते. डिस्काउंट्स आर बेसिकली not recorded in accounting, we just reduce the value and write at which you are acquiring it, that's it. clear है मैम? बोलिए. नहीं सर, वो कैश डिस्काउंट होता है, that is a separate kind of a discount. किसी को प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए जब आप बोलते हैं कि 3 महीना बाद पैसा देना, अभी अगर पैसा दोगे तो थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे, that is called a cash discount, that we haven't studied yet. है ना. आपने, इसलिए मैं क्या बोला, आपने आज तक जो डिस्काउंट देखा है पेंटालून्स में, शॉपर स्टॉप में, आपने क्या देखा है? 10,000 का बिल लेस डिस्काउंट 3,000 7,000. हाउ मच वुड यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन फॉर? आप 7,000. एज सिंपल एज दैट. क्लियर है? सो लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन. नेक्स्ट इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सारे बड़े वाले हो गए हैं सिवाय एक, बाकी सब आज हो जाएगा. बुक से भी देखेंगे आज हम लोग. हाँ, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट तो हमको लगता है ना ये पढ़ाने का नीड नहीं होता है गिरिक, बट तो भी बता देना चाहिए. आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर, आप सालों साल जीवित रहेंगे? पर है ना, एक ऐसा दोस्त है तुम्हें. पर गिरिक हमको एक बात बताइए, आपकी लाइफ का सिग्निफिकेंट पोर्शन हमको लगता है लोग ना एनुअली डिसाइड करते हैं कि ये साल में हमने ये अचीव किया, ये साल में हमने ये अचीव किया. आजकल लोग अपना बर्थडे वाले दिन ऐसा पोस्ट करते हैं, जैसे अभी सीजन 16 एपिसोड 1 16 साल के हुए हैं. मतलब एक साल को ही एक सीजन मानते हैं ये लोग. समझिएगा, कोशिश करिए हम क्या बोल रहे हैं. सो लाइफ ऑफ बिजनेस क्या है? इनफाइनाइट है ना. हम क्या मान के चले हैं? लाइफ ऑफ बिजनेस इनफाइनाइट है. लेकिन तो भी अब बच्चा बोलता है अगर इनफाइनाइट है तो ये साल साल तोड़ते क्यों? द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी. even though the business will continue forever, it will be broken up into installments of 1 year. अब सॉरी, हाँ यही डिक्टेट कराएंगे. अभी रुक सुन लीजिए ना पहले. अब वो 1 ईयर जनरली अप्रैल टू मार्च है. जनरली क्या हमको जैन टू दिसंबर अलाउड है? कुछ कुछ जगहों में अलाउड है, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में. पर अगर आप कंपनी हैं, आपका अप्रैल टू मार्च मैंडेटरी है. अगर आप इनकम टैक्स भरने जा रहे हैं तो अप्रैल टू मार्च कंपलसरी है. इवन इफ जैन टू दिसंबर आप फॉलो करें, डजंट मैटर. अप्रैल टू मार्च इज द फाइनेंशियल ईयर दैट वी फॉलो. कैन यू यूज एनीथिंग अदर देन दीज टू? यस, बट अगेन फॉर इनकम टैक्स पर्पसेज इट विल ओनली बी अप्रैल टू मार्च. समझ में आ रहा है सर हम क्या बोल रहे हैं? सो इसको लिख लेते हैं फटाफट. जी सर, आप जानते होंगे या आप अभी बता देते हैं आपको. अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है ना अकाउंटेंसी से, उसमें और इनकम टैक्स के प्रॉफिट में सर जमीन आसमान का फर्क है. जितना इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और जो अकाउंटेंसी प्रॉफिट आता है वो अंतर है. उसके रूल्स ही अलग हैं सर. बहुत सारे ऐसे खर्चे जो आप लिख सकते हैं अकाउंटेंसी में, इनकम टैक्स एक्ट आपको अलाउ ही नहीं करेगा. और ऐसा नहीं कि इलीगली, लीगली सर. लीगली बोलते हैं ये लोग इनकम टैक्स में कि अगर आप कोई भी कैश का खर्चा 20,000 रुपये का ऊपर के करते हैं, चाहे बिल ही का ही नहीं दिखाएं, हम आपको डिसअलाउ कर देंगे. अब सोचिए, आप तो अपना खर्चा दिखा रहे हैं, प्रॉफिट गिरा रहे हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी बोला नहीं अलाउ करते, हम चाहिए क्या करेंगे? मतलब 20,000 का खर्चा कैश में नहीं होने देंगे, चेक से करिए, है ना, नहीं तो कच्चा हो जाता है ना. तो ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट आ जाता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अंडरस्टैंड, जो वो बोला कि भैया 2 बार अकाउंट्स करना पड़ता है सबको सर. इसीलिए आपको एक बात बताते हैं, जो अब इनकम टैक्स होता है ना सर, तो ये भरना पड़ता है इंडिविजुअल्स को 31 जुलाई में, और अगर आप कंपनी है तो 30 सितंबर. और आपने अर्न कब किया है? पिछला अप्रैल टू मार्च. तो देखिए अभी क्या चल रहा है अप्रैल, तो ये जो मार्च खत्म हुआ उसमें आपने कुछ पैसे कमाए अप्रैल टू मार्च में, उसका भुगतान आपको 3 महीने बाद करना है. तो इसलिए आपको 3 मंथ्स दिया गया है कि आप नए से अकाउंट्स बनाएं और आप इनकम टैक्स के तहत इनकम टैक्स रूल्स फॉलो करके आप टैक्स भरें. इसलिए आप लोग में से अगर कोई CA या CS पढ़ता है सर, अलग सब्जेक्ट ही होते हैं दोनों, जानते हैं. अकाउंटिंग अलग सब्जेक्ट बनता है, टैक्स अलग सब्जेक्ट बनता है, इनके रूल्स अलग हैं. वहाँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉलो होता है और यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं. आप पढ़कर और डिटेल में जब जाएंगे ना,
ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान बोलते हैं ना, लिटरली ज़मीन आसमान। सो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ खर्चे हम लिख देते हैं पर वो अलाउ नहीं करते हमको, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ खर्चे हम यहाँ लिखते हैं, वहाँ डबल डिडक्शंस मिल जाती हैं। बोलता है कि आप गरीब लोगों को पैसा दिए हैं, 80D में डिडक्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे तो खर्चा एक बार दिखाए हैं, इनकम टैक्स में आपको 2 बार दिखाने मिल जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप सीखेंगे बाद में, जैसे वो बोला 2 बार निकालना पड़ता है। एब्सोल्युटली सर, क्लियर है? तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। इवन दो द लाइफ ऑफ द बिजनेस is assumed to be perpetual, even the life of the business is assumed to be perpetual. Perpetual मतलब समझते हैं ना हम लोग, forever। हाँ, the life of the business is divided in equal annual installments. Generally April to March, divided in equal annual installment, generally April to March। हर साल आपका बर्थडे मना रहे हैं, है ना? तो क्या हो रहा है अंकुश, आप जिएंगे हजारों साल, लेकिन आपका 1 साल का परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि आपने 11वीं कक्षा में कितना परफॉर्म किया, आपने 12वीं कक्षा में कैसा परफॉर्म किया, फर्स्ट ईयर में कैसा किया, सेकेंड ईयर में कैसा किया। तो है तो आजीवन बिजनेस, पर हर साल का परफॉर्मेंस तोड़ तोड़ के देखेंगे। तो इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, 1 साल बोल रहा है जी आजीवन, पर 1 साल का परफॉर्मेंस हर साल रिफ्लेक्ट करेगा, है ना? आई थिंक हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है, कोई 1 साल बढ़िया चला जाता है, 1 साल खराब चला जाता है। बोले सर। ना ना, अब बताया कि ये साल अच्छा किया कि बुरा किया, है ना? उसके बेसिस पे आप डिसीजंस लेंगे कि बिजनेस आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, क्या स्कोप है आपका, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कंपेयर करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, बिजनेस बेचना है कि नहीं बेचना है, एटसेट्रा। चलेगा? चलिए फिर लिखिए कंजर्वेटिज्म। ऑल्सो नोन एज प्रूडेंस। अच्छा, एग्जाम पर इसीलिए बता रहे हैं, बच्चा ना पहचान नहीं पाया, अंग्रेजी कमजोर था बेचारा का। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट आया, प्रतीक ही तो ऑल्सो उसको बुक में लिखा हुआ था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, तो बोला भैया आप ये वाला पढ़ाए नहीं। अरे पीरियोडिसिटी से ही क्या आया है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, तो ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक, अकाउंटिंग का एक पीरियड होगा। ठीक है सर। तो कंजर्वेटिज्म का भी एक और नाम है प्रूडेंस। जनरली बताइए ना, कंजर्वेटिज्म के आगे ना एक नेगेटिव नोशन है, मतलब बोला जाता है कंजर्वेटिव फैमिली से है, तो मतलब नैरो माइंडेड है, पर रियलिटी नहीं है ऐसा। कंजर्वेटिव का मतलब ऐसा नहीं होता है। कंजर्वेटिज्म का मतलब है थोड़ा कॉशियस है। मैं ना जनरल इंग्लिश का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अकाउंटिंग का बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर कोई बोल रहा है कि ये आदमी बहुत प्रूडेंट है, प्रूडेंट का तात्पर्य समझदार है, और समझदारी का मतलब अकाउंटेंसी में यही है कि वो कॉशियस है। अब सोचिए, हम आपको बिजनेस रिलेटेड बोल रहे हैं कि आप कॉशियस रहें, ट्रांजैक्शन रिलेटेड रिकॉर्डिंग में हम आपको बोल रहे हैं कॉशियस रहें। तो मेरे को लगता है जैसे मेरे एक मित्र हैं, वो ना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अपना। अब अगर आप उनसे बात करेंगे ना, उनका हर आइडिया $1 मिलियन आइडिया है उनके हिसाब से। जाएंगे, देख 500 यूनिट को 600 रुपये में बेचेंगे, खर्चा होगा 10 रुपये का, 1 साल के अंदर 10 लाख का प्रॉफिट, 2 साल के अंदर 100 करोड़। अब उनसे अगर कभी बात करेंगे ना, ऐसा पॉजिटिव आदमी आप जीवन में नहीं देखे होंगे। कि हम उसको एक ही चीज़ बोलते हैं, लाइफ में ऑप्टिमिज्म बहुत ज़रूरी है। पर जब आप बिजनेस करने बैठे या अकाउंटिंग करने बैठे, 2 चीज़ करें। इनकम्स को अंडरस्टेट करने का कोशिश करें और एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट। प्लान करते समय ना, थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग वो ज़्यादा होगा, एंड थिंग्स दैट विल वर्क फॉर यू उसको आप अंडरमाइन कर दें।
सपोज यू आर प्लानिंग एन इवेंट, है ना, घर पे शादी ब्याह करवा रहे हैं और कोई ऐसा रिश्तेदार सोच लिए जिसका मुंह देखकर चिढ़ मचता है, तो वंशिका ये मत सोचिएगा कि भगवान करे वो ना आए, ये सोच कर जाइए ये आएगा, दंगा करेगा, प्रॉब्लम होगा, इसको टैकल कैसे करना है। इजी वे आउट क्या है, भगवान करे, भगवान प्लीज ये ना नहीं आएगा, डिनाइल मोड में चले जाइए। पर अगर बाई चांस वो आ जाता है ना, आपका शादी ब्याह खराब करके जाएगा। है तो एक तो होता है फूफा टाइप का आदमी हम लोग का, सबका खानदान, वो आएगा और दंगा करके जाएगा, अरे दाल इतना कच्चा क्यों है। जीवन में कभी खुद नहीं बुला के खिलाया होगा, पर आके कमेंट बाजी पक्का करके जाएगा, है ना। एक होगा कोई ना कोई कृष्णा आपका रिश्तेदार, नाम मत बताइएगा, पर आई एम श्योर यू माइट बी थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन। हर चीज में ना उसको प्रॉब्लम है, तो अब उसको बुलाना तो पड़ेगा ही। पहले ही मत सोचिए वो नहीं आएगा, सोचिए आएगा, पंगा करेगा, उसको कैसे मिटिगेट करें। जैसे हमारे, जब मेरा विवाह हुआ था, हमारे 3-4 ऐसे रिश्तेदार थे, हमने ना अपने सारे, मेरे वाइफ के सारे रिश्तेदारों को बोला 3 तो पागल आ सकता है, कुछ भी बोले ना इग्नोर करिएगा। भगवान का कृपा क्या हुआ है जानते, तीनों आया ही नहीं। हम आज जाएंगे ना अपलोड करके, मतलब यूट्यूब पे डाल देंगे आपके लिए, आप आराम से बेइंतमान में देखिए। और ठंडा करे, बढ़ा दे। अच्छा क्या हुआ, लाइट चाहिए, उसको दिख नहीं रहा है। मैम एक बार लाइट ऑन कर देंगे, वो वाला नहीं, सुनिए ना, हाँ बंद कर दीजिए, ऊपर वाला, थैंक यू। एक और वाला जला दीजिए ना इधर, राइट नहीं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, नहीं नहीं, हाँ थैंक यू। अब सोचिए तीनों आ जाता, एक तो कलेश मैन आ जाता हम लोग के घर में, तो क्या है, मेरा तो रिश्तेदार तैयार था, पहले ही बोल के रखे थे आएगा, दंगा करेगा। ऑलवेज एंटीसिपेट फॉर फ्यूचर लॉसेस। कुछ भी नुकसान होने वाला है ना, हुआ नहीं हम मानते हैं, मान लो होगा। और अगर कुछ अच्छा होने वाला है ना, जब तक वो हो ना जाए मत रिकॉर्ड करो। डू नॉट रिकॉर्ड फॉर एंटीसिपेटेड गेन। जैसे मेरी एक फेवरेट मासी है, वो आने वाली थी, हम पहले ही मान लिए वो नहीं आएंगे, अब नहीं आई अगर, है ना, तो दुख नहीं होगा, हम तो पहले ही मान के चले थे वो नहीं आएंगे, हम पहले ही बोल दिए थे शायद मासी नहीं आए, लेकिन एंड मोमेंट में मासी आ गई, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पॉइंट समझिए, डू नॉट एंटीसिपेट अ गेन, बट इफ अ लॉस इज एंटीसिपेटेड इवन दो इट इज नॉट हैपेंड येट, रिकॉर्ड इट एज इफ द लॉस हैज हैपेंड। इसका ना प्राइम एग्जाम्पल है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। मान लीजिए हमारे पास मैम क्लोजिंग स्टॉक है 100 किलोस का, मतलब 100 केजी ना बिका नहीं कृष्णा, और इसका ना मार्केट में दाम जो है वो 12 रुपया का है, पर हम इसको खरीदते जो है वो 10 रुपये में खरीदते हैं। आप बताइए आप किस वैल्यू में करेंगे इसका वैल्यूएशन, 100 केजी इंटू 12, ये 100 केजी इंटू, अच्छा ये बिका नहीं है सर, नेक्स्ट ईयर बिकेगा 12 रुपये में, पर आपने खरीदा इसको 10 में, क्या ये फ्यूचर में प्रॉफिट में बिकेगा, हाँ या ना? देखिए हाँ या ना, बिकेगा कि नहीं फ्यूचर में, पर मानेंगे नहीं। तो बोल रहा है आप 100 का 10 रुपये से वैल्यूएशन करें, पर भैया 12 में बिकेगा, तो बोल रहा है बिक जाए फिर लिखना, अभी तो नहीं बिका है ना। अब सोचिए कहानी में चेंज हो गया, ये थोड़ा डैमेज हो गया, बाजार में ये 8 रुपये का बिक रहा है, इसको खरीदे आप कितने में थे, बोला फ्यूचर में लॉस होगा, हाँ या ना? मान लो अभी ही हो गया, इसका वैल्यूएशन 800 रुपया कर दो,